हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट और उसके अंदर हमने स्टार्ट कर दिए थे जो भी टॉपिक्स हमारे बच गए थे। और वहाँ पर एक कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज कॉन्सेप्ट टॉपिक रह गया था, तो उसे हम पढ़ रहे थे। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में मैं 2 वीडियो सेशंस आपके लिए चुका हूँ। अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज हैं जो बेसिकली ये पॉस्टुलेट करती हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर का कंपनी की मार्केट वैल्यू पे इम्पैक्ट आता है या नहीं आता है। उसमें अभी तक हमने देखी है 3 कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। फर्स्ट इज नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच कहती है कि केडी और केई कांस्टेंट रहते हैं और डेट एम्प्लॉय करने से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्लाइन होगी और मार्केट वैल्यू इंक्रीज होगी। आप डेट एम्प्लॉय करते जाइए। फिर आती है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच कहती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी पे कोई असर नहीं होता है। आपका जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कांस्टेंट रहेगा, कॉस्ट ऑफ डेट भी कांस्टेंट रहेगा। और जैसे जैसे आप डेट एम्प्लॉय करेंगे एक्स्ट्रा कंपनी के अंदर, तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो इंक्रीज होती रहेगी ड्यू टू द इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ रिस्क इन द कंपनी। और इससे ओवरऑल जो बेनिफिट है डेट को एम्प्लॉय करने का वो ऑफसेट हो जाएगा विद द इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और मार्केट वैल्यू कांस्टेंट रहेगी ऑन अ लॉन्ग टर्म। इसके बाद हमने ट्रेडिशनल अप्रोच देखी थी, इंटरमीडिएट अप्रोच है। दोनों ही एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज के बीच की। एक कहती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर से एक थ्योरी जो है इनकम अप्रोच, वो कहती है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ या स्ट्रक्चरिंग ऑफ योर कैपिटल changes the or has an effect on the market value of your total market value of your company। और वहीं दूसरी थ्योरी थ्योरी है ऑपरेटिंग इनकम, जो बिल्कुल पोलर ऑपोजिट बात कहती है। वो कहती है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ डेट से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मार्केट वैल्यू कांस्टेंट रहती है। ट्रेडिशनल अप्रोच दोनों के बीच की एक इंटरमीडिएट कंक्लूजन देती है। वो कहती है कि कंपनी की लाइफ साइकिल को कुछ स्टेजेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। इनिशियली नेट इनकम वाली स्टेज चलती है, यानी डेट एम्प्लॉय करने से एडवांटेज होगी, कंपनी की मार्केट वैल्यू ओवरऑल मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। बट ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर अचीव होने के बाद डेट एम्प्लॉय करने से जो एडवांटेज आएगा वो ऑफसेट हो जाएगा विद द इंक्रीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। एंड बियॉन्ड ऑप्टिमम लेवल, फर्दर बियॉन्ड ऑप्टिमम लेवल भी आप अगर डेट एम्प्लॉय करते चले तो वहां पर केडी भी इंक्रीज हो जाएगा। केई ऑफकोर्स इंक्रीज हो ही रहा है, तो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी और वैल्यू ऑफ कंपनी डिक्लाइन करना चालू कर देगी। ये सारी थ्योरीज हमने प्रीवियस वीडियो सेशंस में देखी थी। आज हम एक इंटरेस्टिंग थ्योरी पढ़ेंगे। इस इंटरेस्टिंग थ्योरी से अटैच्ड एक कॉन्सेप्ट देखेंगे। उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी करवाऊंगा। तो अच्छे से इस सेशन को देखिए, समझिए। मोदी गिलानी एंड मिलर हाइपोथेसिस, ये नाम आपने एक बार पहले भी सुना है डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर के अंदर। वहां पर ये पॉस्टुलेट करते थे कि डिविडेंड का पेमेंट इररिलेवेंट होता है, डिविडेंड इररिलेवेंट होता है मार्केट प्राइस डिटर्मिनेशन में। कंपनी की डिविडेंड दो या ना दो, ओवरऑल मार्केट वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन की सेम रहती है। वही वही आर्ग्यूमेंट एमएम ने यहाँ पर भी दिया है। ये बिल्कुल ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच वाली ही बात करते हैं एमएम हाइपोथेसिस में भी। एमएम हाइपोथेसिस भी कहती है कि जैसे जैसे कंपनी डेट एम्प्लॉय करती रहेगी वैसे वैसे केई बढ़ता रहेगा। ओवरऑल मार्केट वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पर एमएम हाइपोथेसिस में भी यही आर्ग्यूमेंट पोस्टुलेट किया गया है, बट यहाँ इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दी है साथ में कि ऐसा क्यों होगा, राइट। तो वो एक्सप्लेनेशन को हम समझेंगे। उस एक्सप्लेनेशन का इन्होंने एक रीजन दिया है, आर्ग्यूमेंट दिया है, द आर्बिट्रेज प्रोसेस। वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मोदी गिलानी एंड मिलर की समरी टेम्पलेट मैं बाद में दिखाता हूँ, पहले हम मॉड्यूल को पढ़ेंगे दोस्तों। और मॉड्यूल में जो डिटेल में बात कही है उसे समझेंगे विथ रिगार्ड टू एमएम हाइपोथेसिस। एमएम हाइपोथेसिस का जो कंक्लूजन है विच इज वेरी सिमिलर टू नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या बात बोलती है, ये फिर से दोहरा देता हूँ। केडी और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट रहते हैं। डेट एम्प्लॉयमेंट करने से जो बेनिफिट मिलेगा वो केई के इंक्रीज से ऑफसेट हो जाएगा और आपकी ओवरऑल मार्केट वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। आपको कोई डेट एम्प्लॉय करने से एडवांटेज नहीं रहेगी। कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई असर नहीं होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूएशन में। मोदी गिलानी एंड मिलर हाइपोथेसिस सेज द सेम, आइडेंटिकल है नेट इनकम अप्रोच से। इन द एब्सेंस ऑफ टैक्सेस, यहाँ पर पहले जो ये थ्योरी पोस्टुलेटेड है वो विदाउट टैक्सेस है, फिर इन्होंने टैक्स को भी इनकॉर्पोरेट कर लिया।
तो एब्सेंस ऑफ टैक्सेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ फर्म बिल्कुल अफेक्ट नहीं होती है चेंजेस इन कैपिटल स्ट्रक्चर से। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस इररिलेवेंट होते हैं विद रिगार्ड टू मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच। ये कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड आप डिसीजन लेते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी कंपनी का वैल्यूएशन वही निकल के आएगा जो और किसी सिचुएशन में आता। इनके प्रोपोजिशन क्या हैं? ये कहते हैं कि जो ओवरऑल मार्केट वैल्यू है ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की तरह ही, ये कहते हैं कि आप ऑपरेटिंग इनकम को कैपिटलाइज कर दीजिए। ऑपरेटिंग इनकम इज बेसिकली ईबीआईटी, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस को आप कैपिटलाइज कर दीजिए ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो आपकी कंपनी की टोटल वैल्यू आ जाएगी। फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज होता है डेट एम्प्लॉय करने से, पर जो डेट का एडवांटेज है वो ऑफसेट हो जाएगा केई के इंक्रीज से। अजम्पशंस क्या लेता है एमएम अप्रोच, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी इन्होंने पॉस्टुलेट किया, प्रोपोजिशंस दी, वो बिल्कुल सिमिलर है ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच से ही, एनओआई से भी। ये भी वही बात कहते हैं कि ओवरऑल वैल्यू जो है वो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आएगी, और डेट एम्प्लॉय करने से फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा और उसकी वजह से के ही बढ़ेगा, तो डेट के एम्प्लॉयमेंट से जो भी एडवांटेज होता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में वो ऑफसेट हो जाएगा विद द इंक्रीज्ड के, और आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम आएगी, मार्केट वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आएगा। अजम्पशंस क्या लेती है ये अप्रोच, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहला जो ये अजम्पशन लेती है दैट कैपिटल मार्केट्स आर परफेक्ट, जो मार्केट है जहां पर आपकी कंपनी के शेयर ट्रेड हो रहे हैं वो परफेक्ट मार्केट है, ये अजम्पशन है। दैट इज इन्वेस्टर्स आर फ्री टू बाय एंड सेल सिक्योरिटीज, ये फंड्स बोरो कर सकते हैं इन्वेस्टर्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, जिसको जितना फंड चाहिए मिल सकता है और सिमिलर रेट पर मिल सकता है। ये इन्वेस्टर्स रैशनली बिहेव करते हैं विच इज अ वेरी एक्सट्रीम assumption टू टेक। इन्वेस्टर्स समटाइम डू नॉट बिहेव रैशनली, इमोशन से ड्रिवन होते हैं और सेंटिमेंट से ड्रिवन होते हैं, न्यूज से ड्रिवन होते हैं, प्रोपोगेंडा से ड्रिवन होते हैं, तो रैशनली बिहेव नहीं करते। कई बार इन्वेस्टर एक ज्यादा रिस्की कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है जस्ट बिकॉज दैट कंपनी इज इन ट्रेंड और इट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, तो रैशनली बिहेव करते हैं, ये अज्यूम किया जाता है। They are well informed. Every investor has all the information, which is hard to believe. Some investors do not even understand the information, let alone knowing it. तो ये भी एक assumption है। और there are no transactions cost involved, which is also an absurd assumption, क्योंकि transactions cost involved होती है in purchase and sale of securities in the market। shares में trade किया जाएगा तो brokerage वगैरह लगेगी, and some other transaction cost is also involved, depending who your broker is and depending what is the term of your ब्रोकरेज या डीमटेरियलाइज अकाउंट, राइट। तो आगे ये सारी अजम्पशंस इन्होंने ली थी कि कैपिटल मार्केट परफेक्ट होता है, तो ये सब उसके इफेक्ट्स होते हैं, ये सारी अजम्पशंस के साथ चल रहे हैं। फिर इन्होंने अजम्पशन लिया कि जो कंपनीज हैं वो ऐसी रिस्क क्लास से बिलोंग करती हैं जिन्हें होमोजीनियस रिस्क क्लास में कैटेगराइज किया जा सकता है, मतलब कुछ रिस्क सेक्शंस बनाए जा सकते हैं पूरे मार्केट के और उसमें कंपनीज को एसोसिएट किया जा सकता है कि ये पर्टिकुलर कंपनीज इतना रिस्क है। जैसे ग्रेडिंग हो गई ए बी सी डी, वेर ए बीइंग लेस रिस्की एंड डी बीइंग टू मच ऑफ रिस्क, तो ए बी सी डी इन ग्रेड्स में सारी कंपनीज को सेग्रीगेट किया जा सकता है, बाइफरकेट किया जा सकता है, ऐसा अजम्पशन लिया जाता है। सेम रिस्क क्लास में जो कंपनी बिलोंग करती होगी उसका फाइनेंशियल रिस्क भी सेम होगा, ये अजम्पशन लिया जाता है। मतलब every company that belongs to the risk class grade D will have same amount of financial risk, which is not true। हो सकता है कि उस रिस्क क्लास से बिलोंग करने वाली कंपनी लीवर्ड ना हो, अनलीवर्ड हो, या उसका फाइनेंशियल रिस्क अलग हो। ऑल इन्वेस्टर्स हैव सेम एक्सपेक्टेशन, सारे इन्वेस्टर्स का कंपनी से सेम एक्सपेक्टेशन रहता है। मतलब कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो उससे सेम अमाउंट ऑफ ईबीआईटी एक्सपेक्ट करता है, विच इज ऑल्सो नॉट ट्रू। सम इन्वेस्टर्स माइट बी कंटेंट विद सम लोअर अमाउंट ऑफ ईबीआईटी एंड सम माइट नॉट बी सेटिस्फाइड विद इवन अ हायर अमाउंट। डिपेंड करता है कि व्हाट इज द रिस्क दैट द इन्वेस्टर्स इज प्लेसिंग दैट कंपनी इनटू। अगर रिस्क ज्यादा है कंपनी में तो मैं ज्यादा ईबीआईटी एक्सपेक्ट करूंगा, और रिस्क कम है कंपनी में तो मैं कम ईबीआईटी एक्सपेक्ट करूंगा। डिपेंड करता है कि मैं कितना रिस्क मान के चल रहा हूँ उस कंपनी से, वैसी मेरी एक्सपेक्टेशन होगी रिटर्न की। तो सारे इन्वेस्टर्स सेम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ये भी एक absurd assumption है। डिविडेंड पे आउट 100% रहता है, ये माना है, कोई रिटेन अर्निंग नहीं रहती, और कोई कॉर्पोरेट टैक्सेस नहीं है, ये इनिशियली एमएम हाइपोथेसिस ने अज्यूम किया था, फिर बाद में इसको इम्प्रूव कर दिया इन्होंने और कॉर्पोरेट टैक्सेस के साथ भी प्रोपोजिशन दिया एमएम हाइपोथेसिस का। दोस्तों अभी अगर ये अजम्पशन समझ में नहीं आए हों
तो पूरी क्लास खत्म हो जाए उसके बाद ये अजम्पशन आप वापस देखिएगा, जब इस थ्योरी का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन और थ्योरी जो कहना चाहती है वो आप समझ जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद शायद आपको अजम्पशंस और रिलेवेंट लगे। तो अभी अगर समझ में आ गए तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आए तो एक बार हिट बैक करना इन अजम्पशंस को आफ्टर दिस होल क्लास यू हैव सीन, राइट। आगे देखते हैं। फर्स्ट प्रोपोजिशन इन्होंने दिया है कि अगर सेम रिस्क क्लास से कंपनी बिलोंग करती है तो उसकी टोटल मार्केट वैल्यू सेम रहेगी, कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन नहीं करता है, और कैपिटल स्ट्रक्चर से बेसिकली आपको ओवरऑल वैल्यू कंपनी की निकालनी है, तो आपको जो अर्निंग्स है उसको कैपिटलाइज कर लेना है, ऑपरेटिंग इनकम को ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कैपिटलाइज कर दीजिए, तो आपको आपकी कंपनी की जो है टोटल मार्केट वैल्यू मिल जाएगी। इन्होंने कहा है कि देखिए एमएम हाइपोथेसिस सिंपली ये पोस्टुलेट करती है कि अगर कोई कंपनी है और उसके अंदर डेट एम्प्लॉय किया गया है, तो उस डेट को एम्प्लॉय करने से उस कंपनी को कोई एडवांटेजियस पोजीशन नहीं मिलेगी। बेसिकली बात यह है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई असर नहीं होता है। एक थ्योरी थी इससे पहले जो थी इनकम अप्रोच, और उसके बाद थी ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और एमएम हाइपोथेसिस अलग बात नहीं बोल रहे हैं, सेम बात बोल रहे हैं। तो आप ऑपरेटिंग इनकम और एमएम को सेम मानो तो आप बिल्कुल गलत नहीं हो। एमएम हाइपोथेसिस विथ टैक्सेस ऑपरेटिंग इनकम से थोड़ी अलग है, जिसकी मैंने अभी तक बात नहीं करी है। एमएम हाइपोथेसिस के अंदर सिर्फ इतना एक एड ऑन दिया गया है कि वो ऑपरेटिंग इनकम के आर्ग्यूमेंट्स को कैसे प्रूव किया जाता है वो भी बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि क्यों डेट की वजह से कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई असर, कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई असर नहीं आएगा मार्केट के वैल्यूएशन में कंपनी का। मतलब वो ऐसा कह रहे हैं कि डेट एम्प्लॉय करने से ओवरऑल मार्केट वैल्यू पे असर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है ये भी उन्होंने प्रूव किया। इनकम अप्रोच जो थी वो कहती थी कि डेट एम्प्लॉयमेंट से, डेट एम्प्लॉय करने से कैपिटल स्ट्रक्चर में ओवरऑल मार्केट वैल्यू इंक्रीज होती है और कंपनी को एडवांटेज मिलता है। ये क्यों होता है इसको प्रूव किया। ऐसा क्यों नहीं होगा ऑपरेटिंग इनकम में, इनकम में होगा, ये उनकी थ्योरी थी, उनके अजम्पशंस थे। ऑपरेटिंग इनकम ने इसके अगेंस्ट कुछ आर्ग्यूमेंट दिए हैं, और वो प्रूव करने के लिए उन्होंने एक प्रोसेस बताया है, आर्बिट्रेज प्रोसेस। ये आर्बिट्रेज प्रोसेस में एक्सप्लेन करता हूँ क्या आर्ग्यूमेंट इन्होंने दिए कि जिसकी वजह से एक कंपनी के अंदर डेट एम्प्लॉय करने का कोई एडवांटेज नहीं होगा, उसे मैं समझाता हूँ। उसके लिए मैं एक सेपरेट स्लाइड पे जा रहा हूँ एमएम हाइपोथेसिस का आर्बिट्रेज प्रोसेस आपको समझाने के लिए। तो एमएम हाइपोथेसिस कहती है, देखिए समझिए, आप एक कंपनी मान लीजिए जिसके अंदर दो वेरियस कैपिटल स्ट्रक्चर रख लीजिए, या दो आइडेंटिकल कंपनी, मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, दो कंपनी है ए एंड बी, दे आर टोटली आइडेंटिकल, सेम काम करती है, सेम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अर्न करती है, सेम तरह की मशीन लगी हुई है, बट दोनों का कैपिटल स्ट्रक्चर अलग है, दोनों का कैपिटल स्ट्रक्चरिंग अलग है। ए एक अनलिवर्ड कंपनी है, मतलब इस कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी डेट एम्प्लॉय नहीं किया गया है, राइट। और वहीं एक दूसरी कंपनी है बी, बी कंपनी के अंदर डेट एम्प्लॉय किया गया है, इसके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट है। तो बाय गोइंग बाय द आइडिया ऑफ income approach, net income approach, that the first capital structure theory that we studied, उसके हिसाब से लीवर्ड कंपनी का वैल्यूएशन ज्यादा आना चाहिए, आएगा भी। पर ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में एमएम हाइपोथेसिस ने, एमएम ने एक आर्ग्यूमेंट दिया कि ये जो ज्यादा वैल्यूएशन आ रहा है ये लंबे समय तक टिकेगा नहीं। क्यों नहीं टिकेगा? बिकॉज ऑफ आर्बिट्रेज। सबसे पहले मैं आपको आर्बिट्रेज एक्सप्लेन करना चाहता हूं, उसके बाद ये प्रोसेस जो है उसको मैं अप्लाई करूंगा। जब तक आपको पता नहीं होगा कि आर्बिट्रेज होता क्या है, तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से ये ऑपरेट कर रहा है। यहाँ पर मैं आर्बिट्रेज एक्चुअली इंप्लॉय करने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो है आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज क्या होता है? तो आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिएगा दोस्तों, arbitrage is basically a situation where you require no investment whatsoever. आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, आपको सर्टन रिटर्न मिलेगा और उसका अमाउंट भी नोन होगा। खैर सर्टन मीन्स दैट द अमाउंट वुड बी नोन, बट
आपको सर्टेन रिटर्न मिलेगा। ऐसा सिचुएशन जहां पर कोई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, आपको कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है और आपको 100% एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ रिटर्न भी मिलेगा, ये होता है आर्बिट्रेज सिचुएशन। एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए कि ये पूरी दुनिया एक बिल्डिंग में रिस्ट्रिक्टेड है, ये बिल्डिंग एक इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है। उसके फर्स्ट फ्लोर पे एक पेंसिल मिलती है जो मिलती है 1 रुपए की, और ग्राउंड फ्लोर पे भी वो पेंसिल मिलती है, पर ग्राउंड फ्लोर पे वो पेंसिल मिलती है 2 रुपए की। राइट, सेम पेंसिल है, ऐसी पेंसिल दिखती है वो। फर्स्ट फ्लोर पे मिलती है 1 रुपए में, ग्राउंड फ्लोर पे मिलती है 2 रुपए में। बैंक है, बैंक के अंदर अगर आप 1 रुपए का लोन लेने जाएंगे तो वो 10 पैसे के इंटरेस्ट पे आपको मिल जाएगा। एक गिवन पीरियड के अंदर 10 पैसे का इंटरेस्ट लगेगा। आपको आर्बिट्रेज करना है, इसका मतलब आप इस आर्बिट्रेज को कैसे स्ट्रक्चर करेंगे? आप फर्स्ट फ्लोर से पेंसिल परचेज करेंगे, उसको परचेज करने के लिए लगेगा 1 रुपया, पर वो आप अपनी पॉकेट से इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो आप बैंक से लोन लेंगे 1 रुपए का। 1 रुपए पे फर्स्ट फ्लोर पे पेंसिल परचेज करेंगे, ग्राउंड फ्लोर पे ले जाकर 2 रुपए में वो पेंसिल सेल आउट करेंगे, 1 रुपए का आप प्रॉफिट अर्न करेंगे, उसमें से 10 पैसे का इंटरेस्ट पे कर देंगे, 90 पैसा यू एंड अप ओनिंग। प्रोसेस के स्टार्ट में ही आपको पता था कि आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कोई रिस्क एसोसिएटेड नहीं है, क्योंकि दो डिफरेंट मार्केट के अंदर प्राइस सेम नहीं है, वेरिएशन अलग है। सेम रिस्क, सेम कंडीशन दोनों मार्केट के अंदर है, बट प्राइस पैरिटी नहीं है, एक जगह प्राइस ज्यादा है, दूसरी जगह प्राइस कम है। दोनों का वैल्यूएशन सेम होना चाहिए पर नहीं है। इस सिचुएशन को हमने एक्सप्लॉइट किया। तो आर्बिट्रेज की सिचुएशन मोस्टली तब एग्जिस्ट करती है जब सिमिलर एसेट्स की वैल्यूएशन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में या डिफरेंट मार्केट में या मे बी डिफरेंट टाइम जोन्स में अलग अलग आती है, वहां पे आर्बिट्रेज का पॉसिबिलिटी होता है। आप फर्दर जब एडवांस लेवल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो बहुत जगह आर्बिट्रेज का एप्लीकेशन होगा, फॉरेक्स में, डेरिवेटिव्स में, बट ये भविष्य की बात है। आज जितना एप्लीकेशन हो रहा है उतना मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आर्बिट्रेज इज द सिचुएशन जहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कोई रिस्क एसोसिएटेड नहीं है, और गारंटीड और सर्टन रिटर्न मिलेगा। दिस इज आर्बिट्रेज। यहाँ पर अब ये सिचुएशन जो आपके सामने है, इसे देखिएगा दोस्तों, और यहाँ पर किस तरीके से आर्बिट्रेज में अप्लाई करूंगा वो मैं बताता हूँ। मैं आर्बिट्रेज को अप्लाई करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ MM हाइपोथेसिस। मिस्टर मोदी, गिलानी एंड मिलर अपनी हाइपोथेसिस में ऑपरेटिंग इनकम को एडवोकेट करते हुए कहते हैं कि डेट का एम्प्लॉयमेंट करने से कोई एडवांटेजेस पोजीशन नहीं मिलती है वैल्यूएशन में। कैसे नहीं मिलती है इसको हम प्रूव कर रहे हैं। आप समझ लीजिए कि दो कंपनी दे रखी है, आप मान लीजिए कि ये दोनों कंपनी या तो दो डिफरेंट कंपनीज हैं या एक ही कंपनी के दो डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर है, एक ही तरह का काम करती हैं, एक ही तरह का EBIT अर्न करती हैं, बट कंपनी ए के अंदर कोई डेट नहीं है, अनलीवर्ड कंपनी है, और कंपनी बी एक लीवर्ड कंपनी है। आई वॉन्ट टू रिमूव दिस फ्रॉम हियर, या फिर मैं इसको ऐसा करता हूँ, थोड़ा नीचे ले जाता हूँ आर्बिट्रेज के एक्सप्लेनेशन को। बताना ज़रूरी था पहले ताकि सोल्यूशन आपको समझ में आ जाए जो मैं अब करूँगा। राइट दोस्तों, तो कंपनी ए और कंपनी बी है। मान लीजिए कि एक इन्वेस्टर है, मिस्टर ए ओन्स 10% इन कंपनी बी। ठीक है, मिस्टर ए के पास कंपनी बी के अंदर 10% है। सबसे पहले दोनों कंपनी का वैल्यूएशन करते हैं हम। ऑफ कोर्स कंपनी ए और कंपनी बी का हम वैल्यूएशन करेंगे तो कंपनी बी लिवर्ड है, कंपनी बी का वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा आएगा। चलिए इसे देखते हैं। तो कंपनी ए का EBIT है 2 लाख रुपए, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी 10% है, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी 10% ही आएगा क्योंकि कुछ डेट है नहीं। तो मार्केट वैल्यू जो है कंपनी का वो यहाँ पर आ जाएगा, कंपनी ए का 20 लाख रुपीज आ जाएगा। राइट दोस्तों, अब बात करूं मैं कंपनी बी की, तो कंपनी बी के अंदर 2 लाख का EBIT है। मैं नीचे कैलकुलेशन बता देता हूँ। EBIT जो है वो 2 लाख का है दोस्तों, पर यहाँ पर इंटरेस्ट डिडक्ट हो जाएगा इस EBIT में से। इंटरेस्ट में डिडक्ट कर देता हूँ, तो इंटरेस्ट डिडक्ट करूंगा। 10 लाख का डेट है, इस पे 7% के हिसाब से 70,000 रुपए का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो अर्निंग बिफोर टैक्स जो आ जाएगा, नेट इनकम जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1,30,000 की। अब 1,30,000 से मैं मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालूं तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी अगर कैलकुलेट किया जाए
तो वो आ जाएगा 1.3 लाख डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी दैट इज 11.5%। 11.5% पे इसे कैपिटलाइज कर देते हैं तो ये आती है 11,30,435 की। ये मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आई। इसमें डेट की मार्केट वैल्यू में प्लस कर देता हूँ। डेट की मार्केट वैल्यू जो है वो है 10 लाख रुपए की, बुक वैल्यू पे ही इन्वेस्ट हो जाएगा। तो 10 लाख रुपए का यहाँ डेट ऐड कर दिया प्लस 10 लाख, तो ओवरऑल मार्केट वैल्यू जो आ रही है कंपनी की वो आ रही है 21,30,435। दोनों आइडेंटिकल कंपनीज हैं, पर मार्केट वैल्यू जो है वो लीवर्ड कंपनी की ज्यादा आ रही है। और क्योंकि हमने यहाँ पर नेट इनकम अप्रोच की आइडियोलॉजी लगाई है तो वो ज्यादा आनी भी है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग लीवर्ड फर्म की वैल्यूएशन ज्यादा आती है। ए और बी सेम, आप तो यूं समझो कि दोनों सेम कंपनीज है। सेम कंपनी में कैपिटल स्ट्रक्चर अलग अलग होने की वजह से ओवरऑल मार्केट वैल्यू पे असर आने लग गया। ए की मार्केट वैल्यू 20 लाख आई और बी की मार्केट वैल्यू 21,30,435 रुपए आई। एमएम हाइपोथेसिस ये कहती है कि ये जो सिचुएशन है ये ज्यादा दिनों तक टिकेगी नहीं। कंपनी बी का जो वैल्यूएशन ज्यादा है ये ज्यादा रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आर्बिट्रेज चलने लगेगा। एक मिस्टर ए हैं, आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि मिस्टर ए हैं, ये ओन करते हैं 10% इन कंपनी बी। इनका स्टेक है 10% कंपनी बी में, यानी कंपनी बी के 10% इक्विटी शेयर इनके पास है। अब हम मिस्टर ए के शूज में अपने आप को प्लेस करके आर्बिट्रेज को ऑपरेट करेंगे और हम देखेंगे कि मिस्टर ए कंपनी बी से 10% का स्टेक सेल आउट करके कंपनी ए में 10% का स्टेक अगर ले लें, ही विल एंड अप मेकिंग सम मोर अमाउंट। उनको कुछ भी जेब से पैसा लगाना नहीं पड़ेगा। अभी उनके पास कंपनी बी के अंदर 10% है, ये एक लीवर्ड कंपनी है, इसकी मार्केट वैल्यूएशन ज्यादा है। कंपनी बी का इन्वेस्टमेंट बेचकर कंपनी ए में चले जाओ। कंपनी ए की सेम रिस्क क्लास है, सेम अर्निंग करती है, सेम ईबीआईटी है, बट कंपनी बी से कंपनी ए में जाने में आपको एडवांटेजेस पोजीशन होगी। यू विल एंड अप मेकिंग सम मोर अमाउंट ऑफ मनी। आर्बिट्रेज एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो सेल शेयर्स इन कंपनी बी, 10% का इन्वेस्टमेंट था मिस्टर ए के पास। कंपनी बी के अंदर जो आपके शेयर्स हैं 10% वो आप बेच दीजिए। इक्विटी चल रही है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी चल रही है 11,30,435 रुपए, ये हमने निकाला था। तो 11,30,435 रुपए के आप शेयर बेचेंगे और आपका स्टेक 10% है, तो 1,30,430 समथिंग रुपए में ये बिकेंगे। मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ ताकि मुझे आगे यूज में मिल जाए इस फिगर का। 11,30,435 का 10% दैट इज 1,13,043 राउंड फिगर कर लेते हैं, इतना पैसा इन्हें मिलेगा, ठीक है। शेयर्स ऑफ ए कंपनी, यानी कंपनी ए खरीदने हैं हमें, शेयर्स ऑफ कंपनी ए जो हैं, और सेम अमाउंट ऑफ स्टेक खरीदना है। 10% स्टेक आपने कंपनी बी में बेचा है, तो 10% शेयर्स ऑफ कंपनी बी में बेचा है 10%, तो कंपनी ए के अंदर अगर आपको 10% लेना है तो कंपनी ए की मार्केट वैल्यू 20 लाख है, इसकी इक्विटी मार्केट वैल्यू भी 20 लाख रहेगी, ये बिकॉज इट इज एन ऑल इक्विटी कंपनी। तो वहां पर अगर आपको 20 लाख रुपए का 10% चाहिए तो 2 लाख रुपए आपको मार्केट वैल्यू लगेगी शेयर्स खरीदने के लिए। आपके पास कंपनी बी के शेयर्स बेचकर 1,13,043 रुपए आए हैं, आपको 2 लाख रुपए चाहिए कंपनी ए के शेयर्स खरीदने के लिए, तो थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं, तो आप वो पैसे बोरो कर लो। पॉकेट से एक भी रुपया नहीं लगाना है आर्बिट्रेज के अंदर। आर्बिट्रेज के अंदर नो इन्वेस्टमेंट होता है, पहला पॉइंट। तो मैं एक भी पैसा पॉकेट से नहीं लगाऊंगा, मैं बोरो कर लूंगा। बोरो एट द रेट 7%, ठीक है, ये बोरो कर लेंगे। कितना बोरो करेंगे? बैलेंसिंग फिगर जो बच रहा है। एमएम हाइपोथेसिस का एक अजम्पशन चलता है, वो बहुत ही वियर्ड अजम्पशन है जो हमने एमएम हाइपोथेसिस के अंदर एमएम ने लिया है। वो अजम्पशन ये है कि जिस रेट पर कॉर्पोरेट को डेट मिलता है उसी रेट पर इन्वेस्टर को भी डेट मिल जाएगा। मतलब जिस तरीके से लेवरेज के एडवांटेज एक कंपनी ले सकती है, उसी तरीके से लेवरेज के एडवांटेज एक इन्वेस्टर भी ले सकता है। ये एक फेयर अजम्पशन नहीं है, बट यहाँ लिया जाता है। इसका मतलब 7% पर
डेट कंपनी को मिल रहा था, कंपनी बी को मिल रहा था, उसी रेट पर इन्वेस्टर को भी मिल जाएगा। तो 7% पे हम डेट ले लेंगे। डेट लेना पड़ेगा, 2 लाख रुपए हमें चाहिए, 1,13,043 रुपए, 1,13,043 वी ऑब्टेन्ड by selling of the shares, 10% shares of company B that we already owned. तो 86,957 का हमें डेट लेना पड़ा। ठीक है, अब देखिएगा, अब मैं एक्सप्लोर करना हूं। अब हम कंपनी बी में नहीं, अब हम कंपनी ए में इन्वेस्टेड है। ठीक है ना, कंपनी ए के अंदर अर्निंग्स फ्रॉम कंपनी ए, कंपनी ए से कितनी अर्निंग होगी, ये मिस्टर ए को आई थिंक मिस्टर एक्स कर लेना चाहिए, थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि वो कंपनी ए कंपनी बी से कंफ्यूजन हो रहा है। तो अर्निंग्स जो है फ्रॉम कंपनी ए कितनी होगी, अब कंपनी ए के अंदर हमारा 10% स्टेक है, वहां पे ईबीआईटी होती है 2 लाख की, टैक्सेस नो कॉर्पोरेट टैक्स होते हैं, ये अज्यूम करके चल रहे हैं हम। तो 2 लाख का 10% अब हमें मिलना चाहिए। तो कंपनी ए में 2 लाख रुपए की ईबीआईटी होती है और उसका 10% हमें मिलेगा, तो 20,000 रुपए का ईबीआईटी हमें जाएगा। पर हमने कंपनी ए के शेयर्स डेट लेकर परचेज किए थे, तो इंटरेस्ट जो है वो बोरोइंग्स पे हमें पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। तो बोरोइंग्स जो हमने ली थी वो ली थी 86,957 की, 86,957, और ये हमने बोरो किया था 7% पर, ये हमने बोरो किया था 60% पर, 7% पे कॉर्पोरेट टैक्स रेट पर ही मिला था, कॉर्पोरेट डेट रेट पर ही मिला था। 86,957 इंटू 7%, तो इस पर जो इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा दैट इज 6087, 6087 का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, माइनस 20,000। सो यू विल एंड अप मेकिंग, जो आपकी नेट अर्निंग्स होंगी, नेट अर्निंग्स जो आपकी आ रही हैं दैट इज 13,913 रुपीज की, ये नेट अर्निंग्स आ रही है दोस्तों। अब देखते हैं कि जब आप कंपनी बी के अंदर 10% इन्वेस्टेड थे, तब हाउ मच यू वर मेकिंग, नाउ आई एम एक्सप्लोरिंग दैट। ठीक है, तो ये नेट अर्निंग्स तो आ गई कंपनी ए में स्विच करने से। अर्निंग्स बिफोर इन कंपनी बी, कंपनी बी के अंदर भी आपका 10% इन्वेस्टेड था और वहां पर आपको मिलता ईवीआईटी 2 लाख रुपए का था दोस्तों, 70,000 रुपए का वो कंपनी इंटरेस्ट पे करती। इंटरेस्ट पे करने के बाद अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर जो बचती, वो बचती 1,30,000 रुपए की, और आपको 1,30,000 का 10% आपको मिलता, क्योंकि आपने जो आपने कंपनी के अंदर जो है 10% स्टेक ले रखा था। सारी अर्निंग्स डिविडेंड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ये दूसरा अजम्पशन है। तो वहां पर आपको मिलता 13,000 रुपए। देखिए, हमने एक भी रुपया जेब से नहीं लगाया, कंपनी बी के हमारे पास, कंपनी बी के शेयर थे हमारे पास, हमने कंपनी बी के शेयर सेल आउट किए, उन्हीं पैसों से प्लस थोड़ा पैसा बोरो करके कंपनी ए के शेयर परचेज किए, और वो करने में, उस सौदे में हमें एक आर्बिट्रेज गेन हुआ है, आर्बिट्रेज गेन हुआ है, वी एंड अप मेकिंग 913 रुपीज, वी एंडेड अप मेकिंग 913 रुपीज। तो अब हम प्रूव करते हैं कि किस तरीके से आर्बिट्रेज अपना रोल प्ले करेगा, और कंपनी बी के पास जो एडवांटेजियस पोजीशन है, उसका जो मार्केट वैल्यू एक्स्ट्रा है, वो कैसे खत्म हो जाएगा। देखिए, ये आर्बिट्रेज प्रोसेस स्टार्ट कहां से हुआ, आप एक लीवर्ड कंपनी में थे, उसका वैल्यूएशन ज्यादा था, उसका वैल्यूएशन ज्यादा था, तो आपने क्या किया, लीवर्ड कंपनी के सेल, कंपनी के जो शेयर्स हैं उसे सेल आउट किया, तो आपने उसके शेयर बेचे। आप लीवर्ड कंपनी के शेयर जब सेल आउट करोगे, तो उसकी मार्केट के अंदर सप्लाई चालू हो जाएगी, शेयर्स बिकने चालू हो जाएंगे, शेयर्स की सप्लाई ज्यादा होगी सेम डिमांड पर, तो इससे क्या होगा कि उस शेयर की मार्केट वैल्यू डिक्लाइन होने लग जाएगी, उस शेयर की मार्केट वैल्यू डिक्लाइन होने लग जाएगी, और कंपनी ए को आप परचेज करने जाएंगे। तो ये आर्बिट्रेज की अपॉर्चुनिटी सिर्फ आपको नहीं दिख रही, ये मार्केट के अंदर कई लोगों को दिखेगी, क्योंकि आर्बिट्रेज वो अकेले फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ के नहीं आ रहे, उनका भी कोई टीचर है मेरे जितना ही होशियार होगा, वो भी उनको आर्बिट्रेज सिखा रहा है, तो वहां पर वो इन्वेस्टर्स भी आर्बिट्रेज करेंगे। तो कंपनी बी के शेयर सेल होने स्टार्ट हो जाएंगे, कंपनी ए के शेयर परचेज होने स्टार्ट हो जाएंगे, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी तो उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, और एक दिन दोनों कंपनी का वैल्यूएशन इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, और कंपनी ए और कंपनी बी की वैल्यूएशन सेम रहेगी,
कंपनी भी लीवर्ड है तो भी उसको कोई एडवांटेजियस पोजीशन नहीं मिलेगी अपनी लेवरेज की। कंपनी ए अनलीवर्ड है, उसको कोई डिसएडवांटेज नहीं होगी लीवर्ड ना होने की, दोनों का मार्केट वैल्यू सेम आ जाएगा। ये एमएम हाइपोथेसिस ने आर्ग्यूमेंट देकर आर्बिट्रेज की थ्योरी को अप्लाई करके एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से एक लीवर्ड कंपनी और एक अनलीवर्ड कंपनी का मार्केट वैल्यू ऑफ देयर कंपनी में मार्केट वैल्यू, उनकी मार्केट वैल्यू में कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, सेम मार्केट वैल्यूएशन आता है। ऑफ कोर्स थोड़े टाइम के लिए ऐसी एडवांटेजेस पोजीशन रहेगी, बट इट विल बी सेट ऑफ थ्रू आर्बिट्रेज एंड द सर्वे सर्वा द भगवान द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई मार्केट इज सुप्रीम। तो इसकी वजह से दोनों का वैल्यूएशन सेम हो जाएगा। ये एमएम हाइपोथेसिस का हमने प्रूफ देखा किस तरीके से आर्बिट्रेज ऑपरेट करता है। आई होप आपको समझ में आया हो। किसी भी तरह का क्वेश्चन है, फील फ्री टू आस्क मी, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। इससे रिलेटेड एक सिंपल सा क्वेश्चन, आर्बिट्रेज का एमएम हाइपोथेसिस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, उसे सॉल्व कर लेते हैं। खैर, आफ्टर डूइंग दिस कैलकुलेशन दैट वी डिड एमएम हाइपोथेसिस के, ये जो क्वेश्चन है इट वुड बी वॉक इन द पार्क। तो चलिए, दो क्वेश्चंस हैं, दो क्वेश्चंस में सॉल्व करवा देता हूं एमएम हाइपोथेसिस पे बेस्ड। इलस्ट्रेशन नंबर 29 आपके मॉड्यूल का है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ईच फर्म्स एंड वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर एज पर मोदी गिलानी मिलर अप्रोच, यानी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ये कहती है कि ईबीआईटी को कैपिटलाइज करके टोटल वैल्यू मिल जाएगी। तो सभी केसेस में ईबीआईटी दे रखी है और 12% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, यानी ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गई। तो कंपनी पी, क्यू और आर तीनों में सेम ईबीआईटी है, तो एक्चुअली तीनों के अंदर सेम वैल्यूएशन आएगा कंपनी का टोटल मार्केट वैल्यू। तो मैं सीधा टोटल वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो एक इलस्ट्रेशन है, काफी सिंपल सा इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 29 वो हम सॉल्व कर लेते हैं। इसके अंदर मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच लगाकर हमें टोटल वैल्यू बतानी है कंपनी की, और वैल्यू बतानी है इक्विटी की, और एज वैल्यू पर शेयर पर इक्विटी शेयर भी कैलकुलेट करनी है। ईवीआईटी हमें तीनों ही कंपनी का गिवन है, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ बाय कैलकुलेटिंग टोटल मार्केट वैल्यू एंड टोटल मार्केट वैल्यू एज पर ऑपरेटिंग इनकम। ईबीआईटी को कैपिटलाइज कर सकते हैं आप, तो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और लेवरेज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यूएशन पे, तीनों ही कंपनीज का सेम ईबीआईटी है 13 लाख, divided by 12%, every firm expect 12% return on investment, तो divided by 12%, तो that is 1 crore 83 lakh 333। 1 crore 8 lakh 33,333, and it would be same for all the companies since all the companies have the same amount of EBIT, right? इसमें से मैं डेट का वैल्यूएशन अगर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, और फिर उसे मैं डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, तो मुझे मिल जाएगा वैल्यू पर शेयर, राइट फ्रेंड्स? चलिए, तो ऐसा ही हम करते हैं। पी कंपनी के अंदर तो कोई डेट है ही नहीं। क्यू के अंदर जो डेट है 12% डिवेंचर्स वो है 9 लाख रुपीस के, और जो आर कंपनी है उसके अंदर डेट है 10 लाख रुपए का। ठीक है दोस्तों, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी फर्स्ट कंपनी में आ रही है 1,08,33,333। सेकंड कंपनी के अंदर 9 लाख रुपीस का डेट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो 99,33,333। और लास्ट जो कंपनी है उसके अंदर 10 लाख रुपए का डेट है, तो वहां पर बचेगा 98,33,333, 1 lakh shorter than कंपनी Q। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फर्स्ट केस के अंदर 3 लाख हैं, सेकेंड सिचुएशन के अंदर 2.5 लाख हैं, और लास्ट कंपनी के अंदर 2 लाख इक्विटी शेयर हैं। वैल्यूएशन निकाल लेते हैं, 1 करोड़ 8 लाख 33,333
डिवाइडेड बाय 3 लाख पर शेयर, वैल्यूएशन आ रहा है 36.11, 99,33,333 डिवाइडेड बाय 2,50,000। यहाँ पे वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा आ रहा है 39.73। आर्बिट्रेज अपना रोल प्ले करेगा, ये सारे वैल्यूएशन पैरिटी पे आ जाएंगे इन गुड टाइम। 98,33,333 डिवाइडेड बाय 2 लाख, यहाँ पर वैल्यूएशन आ जाता है 49.16 का। ये सबसे ज़्यादा लीवर्ड कंपनी थी, इसका वैल्यूएशन ज़्यादा आ रहा है सबसे ज़्यादा, बट ये ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं। लोग लीवर्ड कंपनी के शेयर सेल आउट करके अनलीवर्ड कंपनी की तरफ स्विच कर जाएंगे, और उसकी वजह से जो अनलीवर्ड कंपनी है उसका वैल्यूएशन पैरिटी पे आ जाएगा लीवर्ड कंपनी के। वैल्यू पर शेयर हर कंपनी की हमने कैलकुलेट करी। इलस्ट्रेशन नंबर ये 29 था आपके मॉड्यूल का जो मैंने सॉल्व किया। एक और इसी अप्रोच पे, रादर सभी अप्रोचेस का मिक्स्ड क्वेश्चन है ये, इसे अब मैं सॉल्व करवा देता हूँ आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 31। इलस्ट्रेशन नंबर 31, कंपनी X एंड कंपनी Y आर इन द सेम रिस्क क्लास and are identical in every fashion except that company X uses debt while company Y does not. Very well. हम इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं कंपनी X एंड कंपनी Y है, ठीक है। लीवर्ड फर्म मतलब कंपनी Y जो है वो लीवर्ड है, और कंपनी X जो है वो ऑफकोर्स अनलीवर्ड चल रही है। लीवर्ड फर्म है, ₹9 लाख डिवेंचर्स हैं, तो डेट यहाँ पर नील है, और कंपनी Y में जो है वो 9 लाख का डेट है। कैरिंग 10% इंटरेस्ट रेट, अच्छी बात है, 10% डेट है, ओके। बोथ द फर्म अर्न्स 20% बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस एंड देयर टोटल एसेट्स ऑफ 15 लाख। दोनों कंपनी जो है 20% अर्न करती हैं बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, अच्छी बात है। और और कंपनी के दो जो एसेट्स हैं वो 15 लाख के हैं, ठीक है, अच्छी बात है। आगे देखते हैं, द फर्म अज्यूम परफेक्ट कैपिटल मार्केट, हम यही अज्यूम करने वाले हैं। रैशनल इन्वेस्टर्स एंड सो ऑन, सारे अजम्पशंस आप ले लीजिए एमएम हाइपोथेसिस के। टैक्स रेट 50% की दे रखी है, और कैपिटलाइजेशन रेट जो दे रखी है वो 15% दे रखी है फॉर एन ऑल इक्विटी कंपनी। तो यानी ऑल इक्विटी कंपनी में केई और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% हो जाएगा। सबसे पहले बात करता हूँ इक्विटी फाइनेंस की कितनी ज़रूरत पड़ेगी। तो कंपनी में 15 लाख के एसेट्स हैं दोस्तों, तो जो अनलीवर्ड कंपनी है उसमें पूरा 15 लाख जो है वो इक्विटी से फाइनेंस होगा, और कंपनी वाई के अंदर 9 लाख डेट से फाइनेंस हो गया है, तो बचा हुआ जो 6 लाख है वो इक्विटी से फाइनेंस हो जाएगा। दोनों ही कंपनी सेम अमाउंट ऑफ ईवीआईटी अर्न करेगी, 20% का रिटर्न आ रहा है, तो 15 लाख का 20% दैट इज 3 लाख का दोनों में ही कंपनीज में ईबीआईटी भी आएगा। आइडेंटिकल कंपनीज हैं ये, तो 3 लाख रुपए का दोनों ही कंपनीज में ईबीआईटी आ गया, राइट। टैक्स रेट हमें 50% अज्यूम करने को कहा है, और कैपिटलाइजेशन रेट जो है वो 15% है फॉर एन ऑल इक्विटी कंपनी। तो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि ऑल इक्विटी कंपनी यानी अनलीवर्ड कंपनी है, वहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो 15% है, वो 15% है। कंपनी वाई का हमें पता करना पड़ेगा कि कितना है और क्या नहीं है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द फर्म एक्स एंड वाई यूजिंग द नेट इनकम अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच करके वैल्यूएशन निकालना है और ये सब करना है। इससे पहले मैं आपको बताना, क्योंकि इस क्वेश्चन में टैक्सेस हैं, तो मैं अपनी स्लाइड आपको दिखाना चाहता हूँ। उस स्लाइड के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है कि टैक्सेस के साथ ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के अंदर वैल्यूएशन कैसे निकलता है। सो लेट्स पॉज दिस क्वेश्चन फॉर अ बिट, और उससे पहले आप स्लाइड देख लीजिए। मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच सेम एज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, शोज हाउ इफेक्ट इज ऑफसेट बाय आर्बिट्रेज प्रोसेस। आर्बिट्रेज की वजह से कैसे वैल्यूएशन ऑफसेट हो जाता है ये मैंने आपको बताया था। वैल्यूएशन सेम आ जाएगा दोनों कंपनीज का। दो आइडेंटिकल कंपनीज हैं, हैव सेम ओवरऑल वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर। एमएम हाइपोथेसिस विद कॉर्पोरेट टैक्सेस, अगर डेट बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगा। कॉर्पोरेट टैक्सेस के साथ जब बात आती है तो वो इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से जब कॉर्पोरेट टैक्सेस को ये कंसिडर करते, देखिए पहले वाले जब अप्रोच इन्होंने दिखाई थी, आर्बिट्रेज एंड ऑल एक्सप्लेनेशन दिया था, तब इन्होंने ये अज्यूम किया था कि देयर आर नो कॉर्पोरेट टैक्सेस, बट व्हेन दे
अप्लाई कॉर्पोरेट टैक्सेस तो ये कहते हैं कि विद कॉर्पोरेट टैक्सेस डेट एम्प्लॉय करने से ओवरऑल वैल्यूएशन ऑफ फर्म बढ़ता है और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होता है। वहां पर वैल्यू ऑफ कंपनी जब टैक्सेस नहीं होते तब ईबीआईटी को ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कैपिटलाइज करना है, पर जब टैक्सेस आ जाएंगे तब ईबीआईटी को आफ्टर टैक्स करना है आपको और फिर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कैपिटलाइज करना है, तो आपको मिलेगी वैल्यू ऑफ एन अनलीवर्ड कंपनी। उसमें आप क्या करिए, डेट ऐड कर दीजिए, अनलीवर्ड कंपनी में डेट ऐड कर दीजिए। तो डेट को आफ्टर टैक्स करिएगा, मतलब फॉर्मूला देख लीजिए, वैल्यू ऑफ लीवर्ड कंपनी, अनलीवर्ड कंपनी की वैल्यू में डेट इनटू टैक्स रेट आप ऐड कर दीजिए एज पर एमएम हाइपोथेसिस। एज पर एमएम आपको क्या करना है, अनलीवर्ड कंपनी है उसके अंदर ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइड कर देना है आपको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कंपनी मिलेगी। अनलीवर्ड कंपनी में डेट इनटू टैक्स रेट अगर आप प्लस कर देंगे, डेट के अंदर टैक्स लगाकर, टैक्स की रेट लगाकर अगर आप प्लस कर देंगे तो आपको मिल जाएगी लीवर्ड कंपनी की वैल्यू। ये वैल्यूएशन के पीछे जो आइडियोलॉजी चल रही है वो आर्बिट्रेज की चल रही है। जब आप एक अनलीवर्ड और लीवर्ड कंपनी को दोनों साथ में रखेंगे तो आर्बिट्रेज आप जब कंसिडर करेंगे तो ऐसी वैल्यू आएगी, बट उसमें टैक्स का एडवांटेज मिल जाएगा, इसलिए डेट को आप ये टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब चलिए, अब वापस हम उसी क्वेश्चन पे आते हैं जिसे हम कर रहे थे, और इस क्वेश्चन के अंदर हमें फर्स्ट पूछा है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ फर्म एक्स एंड वाई यूजिंग नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच कहती है कि आप वैल्यू निकालना है तो नेट इनकम को कैपिटलाइज कर दीजिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, और उससे आपको पता चल जाएगा, और उसमें फिर डेट ऐड कर दीजिए तो आपको ओवरऑल वैल्यूएशन कंपनी का पता चल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले नेट इनकम अप्रोच से दोनों कंपनी का वैल्यूएशन करते हैं। तो वैल्यूएशन हम करते हैं तो यहाँ पर के ई जो है वो भी 15% हो जाएगा। यहाँ पर कंपनी वाई के अंदर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो पता नहीं, पर के ई 15% ही रहेगा। नेट इनकम अप्रोच की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे के ई और के डी कॉन्स्टेंट रहता है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कुछ 15% से कम आ जाएगा बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ डेट। यूजिंग नेट इनकम अप्रोच मैं वैल्यूएशन कर रहा हूँ। नेट इनकम अप्रोच में ऑफ कोर्स कंपनी वाई का वैल्यूएशन ज़्यादा आना चाहिए क्योंकि सेम कंपनी पर इसने डेट एम्प्लॉय किया, डेट एम्प्लॉयमेंट से ओवरऑल वैल्यूएशन ज़्यादा मिलता है, ये नेट इनकम अप्रोच बोलती है। ईबीआईटी यहाँ दे रखा है हमें 3 लाख रुपीस का, और इधर भी 3 लाख रुपीस का ही है। इसमें से सबट्रैक्ट कर दूंगा मैं इंटरेस्ट, जो कंपनी फर्स्ट के केस में, जो कंपनी एक्स है उसके केस में तो नील है, और कंपनी वाई के केस में 9 लाख का डेट है और इस पे 10% का इंटरेस्ट लगेगा, 90,000 का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो नेट इनकम जो आ जाएगी अर्निंग बिफोर टैक्सेस, यहाँ पर 3 लाख की 3 लाख की मिलेगी, ये सारे इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, पर यहाँ पे 2,10,000 की ही आएगी, ईबीटी है। अब इसको हमें कैपिटलाइज करना है दोस्तों, तो कैपिटलाइज करेंगे हम 15% पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली द फॉर्मूला इज ईबीटी डिवाइडेड बाय के का परसेंटेज, इनकम अप्रोच यही बोलती है। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 15%, तो यहाँ पर वैल्यू आ रहा है 20 लाख रुपए का, और यही वैल्यू ऑफ कंपनी होगा क्योंकि इसमें डेट कुछ भी ऐड नहीं होगा। यहाँ पे 2,10,000 डिवाइडेड बाय 15%, तो ये आ जाएगा 14 लाख रुपीस का। इसमें ऐड कर दूंगा मैं डेट, डेट बुक वैल्यू पे ऐड होगा, यहाँ पर नील है, पर यहाँ पर दोस्तों 9 लाख का डेट है, 9 लाख का डेट है, तो टोटल वैल्यू जो कंपनी का निकल के आएगा, यहाँ पर तो सिर्फ 20 लाख आ रहा है, पर यहाँ पे 14 लाख प्लस 9 लाख, यहाँ पे 23 लाख का वैल्यूएशन आएगा। तो इनकम अप्रोच का आर्ग्यूमेंट वैसे भी यही बोलता है कि जो लीवर्ड कंपनी होती है उसका वैल्यूएशन ज़्यादा आता है, तो यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है। अब बात करते हैं कंप्यूट द वैल्यू ऑफ ईच फर्म यूजिंग नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच जो स्टैंड अलोन है उसके अंदर टैक्सेस कंसिडर नहीं किए जाते हैं, यहाँ पर टैक्सेस कंसिडर किए गए हैं। मैंने इनकम अप्रोच के अंदर टैक्स रेट को टोटली इग्नोर किया क्योंकि इनकम अप्रोच में नो टैक्सेस का अजम्पशन रहता है, इसलिए मैंने टैक्सेस को इग्नोर कर दिया।
इनकम अप्रोच के अंदर मैंने टैक्स को कंसिडर नहीं किया, इसलिए क्योंकि नेट इनकम अप्रोच के अंदर ये अजम्पशन रहता है कि टैक्सेस नहीं है। हमें यहाँ पर टैक्सेस दिए और फिर ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच पूछा है, दैट मीन्स हम यहाँ पे एमएम अप्रोच लगाएंगे और एमएम अप्रोच के अंदर हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू, वैल्यू ऑफ ईच फर्म, हर फर्म की वैल्यू निकालनी है। तो पहले मैं निकालता हूँ वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कंपनी, value of unlevered company using mm hypothesis with taxes, using mm approach and that too with taxes। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा EBIT आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज KO, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पर जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो है 3 लाख रुपए का, 3 लाख इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। टैक्स रेट क्वेश्चन में मेंशन्ड है, हम पढ़ लेते हैं। टैक्स रेट है 50% की, यहाँ क्वेश्चन में मेंशन्ड है टैक्स रेट 50% का है। तो 1 माइनस 0.50 डिवाइडेड बाय ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्वेश्चन में दे रखा है 15% का है अनलीवर्ड कंपनी के लिए, डिवाइडेड बाय 15%। तो कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर वैल्यूएशन कितना आता है, 3 लाख इंटू 50%, तो 1.5 लाख आया, डिवाइडेड बाय 15%, तो अनलीवर्ड कंपनी का वैल्यूएशन आ रहा है 10 लाख रुपए का। अब निकालते हैं हम वैल्यू ऑफ लीवर्ड कंपनी। वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कंपनी बेसिकली कंपनी एक्स की बात हो रही थी और यहाँ पे कंपनी वाई की बात हो रही है। वैल्यू ऑफ लीवर्ड कंपनी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कंपनी यानी डेट फ्री कंपनी, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कंपनी प्लस डेट इनटू टैक्स रेट। ये फॉर्मूला जो है इसके पीछे आर्ग्यूमेंट चलता है आर्बिट्रेज का ही। तो वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कंपनी जो है वो है 10 लाख रुपए की, प्लस में कर दूंगा डेट। जब टैक्सेस इन्वॉल्व हो जाते हैं एमएम हाइपोथेसिस में तो वो भी इस बात को मानते हैं कि डेट एम्प्लॉय करने से ओवरऑल वैल्यूएशन ज्यादा आएगा। तो कंपनी बी के अंदर डेट है 9 लाख रुपए का, तो 9 लाख, और इसके अंदर टैक्स रेट अप्लाई हो जाएगी 50% की। तो 10 लाख प्लस 4,50,000, 14,50,000 लीवर्ड कंपनी का वैल्यूएशन आ रहा है जो अनलीवर्ड कंपनी से ज्यादा है, राइट। तो ये हमने सॉल्व करके दिया कि कितना वैल्यूएशन आता है। यूजिंग दी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच कैलकुलेट दी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर फर्म एक्स एंड वाई। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल के देनी है ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच यानी एमएम हाइपोथेसिस से ही। तो चलिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। सोर्स सोर्स कॉस्ट एंड वेट, राइट। तो जो सोर्स है, सबसे पहला सोर्स है दैट इज डेट, और जो दूसरा सोर्स है दैट इज इक्विटी। डेट की जो कॉस्ट चल रही है वो चल रही है यहाँ पर, डेट की कॉस्ट 10% है, इसको आफ्टर टैक्स करना पड़ेगा। आफ्टर टैक्स करना पड़ेगा तो डेट की जो कॉस्ट है वो आ जाएगी 5% की। 10% की इंटरेस्ट रेट ऊपर दी हुई थी, बट दैट इज विदाउट टैक्सेस। वो इंटरेस्ट रेट है तो इसे आफ्टर टैक्स कर लूंगा। एमएम हाइपोथेसिस टैक्स को एक्नॉलेज करती है तो ये कॉस्ट हो जाएगी। इक्विटी की कॉस्ट हमें दे नहीं रखी तो इक्विटी की कॉस्ट हम निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू, अर्निंग यील्ड से चलते हैं तो अर्निंग्स पर शेयर की जगह टोटल अर्निंग पे चलता हूँ, अर्निंग्स डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इंटू 100। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की याद दिला दूं आपको, है ना, अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू पर शेयर। यहाँ पे टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी से चलते हैं। तो इक्विटी की जो अर्निंग्स आ रही है इन यूजिंग दी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर फर्म एक्स एंड वाई, तो मैं वाई की बात कर रहा हूँ। फर्म एक्स के अंदर तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एकदम क्लियर है, 15% की 15% ही रहेगी, राइट। तो फर्म एक्स के अंदर तो कोई सिचुएशन ही नहीं है। आई एम कैलकुलेटिंग computation of weighted average cost of capital for levered firm,
फर्म वाई, है ना, क्योंकि फर्म एक्स के लिए ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ई के बराबर होगा, दैट इज ऑफ कोर्स 15%, जो क्वेश्चन में शायद पहले से दे रखा था, के ई 15% का आएगा। कंपनी वाई के लिए बात करूं तो वहां पर अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर जो होल्डर जो होती है वो होती है 2,10,000 रुपए की। अच्छा, वहां पे बिना टैक्सेस के अज्यूम करी हुई थी, तो चलिए एक बार अर्निंग्स कैलकुलेट कर लेते हैं कंपनी वाई के लिए। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस दे रखी है वहां पर 3,00,000 रुपए की। इसमें से इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इंटरेस्ट जो है दोस्तों वो है 90,000 रुपीज का। 9,00,000 के डेट पे 10%, 90,000 का इंटरेस्ट में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाता है 2,10,000 रुपीज का, राइट। इसमें से टैक्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 50%, तो आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स 2,10,000 का 50%, तो ये आ जाता है 1,05,000 रुपए का अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब हम के ई कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना, तो के ई के अंदर अर्निंग जो आ रही है वो आ रही है 1,05,000 रुपए की, और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी जो है वो हमने निकाली थी। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कंपनी अभी हमने कैलकुलेट करी है। अनलीवर्ड कंपनी की जो टोटल वैल्यू आ रही है वो आ रही है 14,50,000 की, और उसमें से मैं माइनस कर दूंगा वैल्यू ऑफ डेट। वैल्यू ऑफ डेट जो है वो है 9,00,000 रुपीज का, तो 14,50,000 माइनस 9,00,000, तो 5,50,000 जो आ जाएगी वो आ जाएगी वैल्यू ऑफ, बेसिकली टोटल वैल्यू नहीं निकाल रहा हूँ, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल रहा हूँ इन अनलीवर्ड कंपनी, तो आ जाएगी 5,50,000। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी 5,50,000 रुपये आती है। इसको यहाँ रख देता हूँ 5,50,000 इंटू 100। हाइपोथेसिस के हिसाब से के की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, वो डेट का एडवांटेज ऑफसेट करेगी, तो 1,05,000 डिवाइडेड बाय 5,50,000 परसेंटेज, तो ये 19.09 आ रहा है, 19.09%। तो यहाँ पर आप देखिए के कंपनी जो अनलीवर्ड कंपनी थी कंपनी एक्स, वहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ, वहाँ पे 15% ही थी, बट कंपनी वाई के अंदर डेट एम्प्लॉय किया तो उससे एडवांटेज हुई, तो उसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो बढ़ गया, 19.09% हो गया। तो 19.09% कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। वेट जो है वो हम असाइन कर देते हैं, टोटल मार्केट वैल्यू जो है 14,50,000 रुपए की है। 14,50,000 रुपए में से 9,00,000 डेट का है, तो डेट का वेट 9,00,000 रुपीज में असाइन कर देता हूँ, और इक्विटी का जो वेट है वो है 5,50,000 रुपए का, वो मैं 5,50,000 रुपए असाइन कर देता हूँ। और अब कैलकुलेट कर लेता हूँ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला हमें पता है, कॉस्ट ऑफ डेट इंटू वेट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी, इनका सम किया जाएगा और टोटल वेट से डिवाइड कर दिया जाएगा। टोटल वेट इज सिंपली 14,50,000, दैट इज द टोटल वैल्यू of the company as per हाइपोथेसिस। 9,00,000 into 5 is equal to m plus 5,50,000 into 19.09 is equal to m plus memory recall divided by 14,50,000। तो जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ आती है वो आती है 10.344%, 35 कर रहा हूँ राउंडिंग ऑफ। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी वाई की जो आ रही है वो आ रही है 10.35%, and weighted average cost of capital for company X that is unlevered, तो उसका KE और weighted average cost of capital बराबर होगा, that is equal to KE, that is equal to 15%। तो दोनों कंपनीज को कंपेयर किया जाए, दोनों आइडेंटिकल कंपनीज हैं, बट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी वाई का अच्छा है, तो वो एडवांटेजेस कंपनी हो गई। टैक्स को अक्नॉलेज करने के बाद डेट एम्प्लॉयमेंट हाइपोथेसिस के हिसाब से भी अच्छा रहता है, क्योंकि टैक्स शील्ड मिलती है इंटरेस्ट के पेमेंट पे। तो थर्ड पार्ट में पूछा था यूजिंग द नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, बेसिकली अप्रोच, कैलकुलेट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर फर्म एक्स एंड वाई, एक्स की 15% एंड वाई की 10.33%, 10.35%। और बाद में पूछा है कि विच ऑफ दीज टू फर्म्स हैज एन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच एंड वाई।
So company Y has the levered company has better optimum capital structure. Company Y has optimum capital structure since its overall cost of capital is lower due to employment of debt and obtaining tax advantage. तो टैक्स के एम्प्लॉयमेंट के बाद हाइपोथेसिस भी डेट एम्प्लॉयमेंट पर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिड्यूस होना अक्नॉलेज करता है। हमने दोस्तों आज हाइपोथेसिस पढ़ी। हाइपोथेसिस के आर्बिट्रेज का ऑपरेशन समझा कि हाइपोथेसिस विद टैक्सेस कैसे वर्कआउट करती है। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। थोड़ा सा आज ये एक्स्ट्रा टाइम मांगेगा, तो एज सुन एज दिस क्लास इज ओवर, spend some time to refresh your mind, have something to eat if you haven't eaten anything, और उसके बाद इसको वापस देख लीजिएगा। कोई भी डाउट आता है फील फ्री टू आस्क मी, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। दो छोटी छोटी अप्रोचेज और बची हैं कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज की, आने वाले सेशन में एड्रेस करूंगा। कुछ क्वेश्चन हैं इनके साथ जुड़े हुए जो कॉमन नॉलेज हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर के क्वेश्चन है, वो भी आगे आने वाले सेशंस में सॉल्व करवाऊंगा। अगली क्लास तक के लिए बाय दोस्तों। आई विश दैट यू हैव अ ग्रेट डे टुडे। बाय फॉर नाउ।